झार स्टार क्लास में आप सबका स्वागत है। 67 बीपीएस सीपीटी 2022 का प्रैक्टिस सेट है जो खान सर के द्वारा निकाला गया है आरबीडी पब्लिकेशन द्वारा। ये बेस्ट प्रैक्टिस सेट होने वाला है दोस्तों। इस वीडियो का उद्देश्य है कि आप कभी भी कहीं भी इस वीडियो को देखकर फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। इससे पहले 3 सेट आ चुका है तो आप लोग उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी, एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखें। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। वर्ष 2020 में नेचर ह्यूमन बिहेवियर नामक एक पत्रिका ने एक प्रतिवेदन निर्गत किया जिसमें कहा कि कोविड-19 के प्रसार को सोशल बबल के द्वारा स्थिर किया जा सकता है। सोशल बबल किस देश की परिकल्पना है? ये आपका न्यूजीलैंड की परिकल्पना है। अब हम लोग इससे रिलेटेड डिटेल को देख लेते हैं। सोशल बबल न्यूजीलैंड की परिकल्पना है जिसके अंतर्गत कुछ ऐसे विशेष सामाजिक समूहों का चयन किया जाता है जिन्हें कोविड-19 या लॉकडाउन के अंतर्गत अपनों से मिलने की छूट दी जाए। यानी कि एक परिवार के लोग यदि किसी को कोविड-19 का अंदेशा मिलता है, उन्हें क्वारंटीन किया जाता है, तो सबको साथ में किया जाएगा। उसी का ये नाम है सोशल बबल मॉडल के अंतर्गत है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। किस झील के पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया? तो आपका लोनार झील का रंग बदल करके गुलाबी हो गया है। कहाँ है ये? महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि कौन सा झील कहाँ पे है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील के पानी का रंग बदल करके गुलाबी हो गया। विशेषज्ञों का मानना है कि लवणता और जलाशय में शैवालों की मौजूदगी के कारण रंग में परिवर्तन हुआ। इससे पहले ईरान का एक झील था, उसका भी रंग बदल के लाल हो गया था। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोनार झील एक क्रेटर झील है जिसका निर्माण 50 वर्ष पहले एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ है। पर्यटकों के बीच ये काफ़ी लोकप्रिय है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को। किसे किया गया है? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को। भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला। इन्होंने समुद्री भोजन और खाद्य प्रणालियों के लिए एक समग्र और पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित किया है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। आर्टेमिस एकॉर्ड्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपका कथन सही है कि यह नासा और उसके अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के बीच समझौतों का सेट है। यहाँ पे हम लोग डिटेल देखते हैं कि आर्टेमिस एकॉर्ड्स नासा और उसके अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के बीच द्विपक्षीय समझौतों की एक श्रृंखला है जो आर्टेमिस कार्यक्रम का सहयोग करना चाहती है। आर्टेमिस कार्यक्रम सहयोग का उद्देश्य न केवल अंतरिक्ष के अन्वेषण को बढ़ावा देना है बल्कि राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। लास्ट एट होम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये किया गया है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी कि यूनिसेफ द्वारा। किसके द्वारा? यूनिसेफ द्वारा। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है प्रोजेक्ट रिप्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रोजेक्ट रिप्लान के बारे में ये आपका हो जाएगा, यह प्लास्टिक के उपयोग को कम करने से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्लास्टिक के उपयोग को कम करने से। प्रोजेक्ट रिप्लान प्रकृति में प्लास्टिक को कम करने से संबंधित है। इसे खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने लॉन्च किया है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। वर्ल्ड वाइड हेल्थ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यानी कि हम लोग को सही यहाँ पे देखना है। यह एक मंच है जिसका उपयोग विशेषज्ञों से चिकित्सा सहायता प्राप्त करने वाले लोगों को जोड़ने के लिए किया जाता है। क्या? वर्ल्ड वाइड हेल्थ। हम लोग यहाँ पर डिटेल देखते हैं कि आईआईटी बॉम्बे के सदस्यों ने वर्ल्ड वाइड हेल्थ नामक एक प्लेटफॉर्म विकसित किया है। किसने? आईआईटी बॉम्बे ने। वर्ल्ड वाइड हेल्थ का इस्तेमाल मेडिकल मदद लेने वाले लोगों को डॉक्टरों से जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी कि मेडिकल हेल्प जिन्हें चाहिए उन्हें डॉक्टरों से जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है कि गैमोसा किससे संबंधित है? तो ये आपका गैमोसा संबंधित है। यह असम की रंगीन सीमा के साथ कपड़े का एक सफ़ेद आयताकार टुकड़ा है। अब हम लोग इसके डिटेल को देखते हैं। गैमोसा एक शाब्दिक अर्थ है, गैमोसा का शाब्दिक अर्थ है कुछ ऐसा जिससे शरीर को पोंछा जा सके। यह असम के स्वदेशी लोगों के लिए व्यापक महत्व की वस्तु है। यह आमतौर पे कपड़े का एक सफ़ेद आयताकार टुकड़ा होता है जिसमें मुख्य रूप से 3 तरफ लाल बॉर्डर और चौथे तरफ लाल बुना हुआ रूपांतक होता है। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जब ये बिहू नृत्य करते हैं तो सिर में चारों ओर लपेटने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। इनर लाइन परमिट 2021 तक किन राज्यों में लागू है? यानी कि 2021 तक इनर लाइन परमिट में
कौन कौन से राज्य शामिल है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश दिया गया, ये भी शामिल है, नागालैंड भी शामिल है, मिजोरम भी शामिल है और मणिपुर भी शामिल है। इस हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा, एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग डिटेल देखते हैं। इनर लाइन परमिट यानी कि ILP एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा एक सीमित अवधि के लिए एक संरक्षित क्षेत्र में एक भारतीय नागरिक की आवक, यात्रा और रहने की अनुमति, यानी कि आप उस एक क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में आपको ये ILP दिया जाएगा जिसके द्वारा आप वहाँ पे जा सकते हैं एक सीमित दिन के लिए और रह सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, हाँ यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि विदेशी नागरिकों के लिए इन राज्यों में जाने के लिए उन्हें संरक्षित क्षेत्र परमिट यानी PAP की आवश्यकता पड़ती है, जो घरेलू पर्यटकों को जारी किए जाने वाले इनर लाइन परमिट से भिन्न है। ये कहाँ कहाँ हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को। सितंबर 2021 में सोजत मेहंदी को GI टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है, इसका संबंध आपका राजस्थान से है। किसका, सोजत मेहंदी का। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है 11 नंबर। सितंबर 2021 में प्रकाशित पुस्तक द फ्रैक्चर्ड हिमालय के लेखक कौन है, निरुपमा राव। कौन है, निरुपमा राव। यहाँ पे पूरे बुक का नाम यहाँ पे दिया गया, निरुपमा राव द्वारा लिखित द फ्रैक्चर्ड हिमालय, हाउ द पास्ट शैडोज द प्रोजेक्ट इन इंडिया चाइना रिलेशन नामक पुस्तक है। यह पुस्तक इस बात का पता लगाता है कि कैसे भारत और चीन विवाद की उत्पत्ति एवं जीवित इतिहास का हिस्सा बनती है जो आज उनके टूटते हुए संबंधों का आकार देती है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। सितंबर 2021 में प्रकाशित पुस्तक द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया के लेखक कौन है। ये कौन है, विजय गोखले। कौन है, विजय गोखले। भारत के पूर्व विदेश सचिव, भारत के ये क्या है, पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले की नई पुस्तक है द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया प्रकाशित किया। यह पुस्तक एक व्यवसायी को उन रणनीतियों, युक्तियों और उपकरणों के बारे में जानकारी देती है जिसका उपयोग चीन राजनीतिक वार्ता के लिए करता है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। नासा द्वारा शुरू किया गया इनसाइट मिशन किससे संबंधित है, तो ये मंगल की सतह के आंतरिक भाग की चीज़ों को पता लगाने के लिए है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल से पहले हम लोग उसके डिटेल को देख लेते हैं कि इनसाइट यानी इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सिस्मिक इन्वेस्टिगेशन एक छोटा सा लैंडर है जो 4.5 अरब साल पहले निर्मित लाल ग्रह के गहन अनुसंधान करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह मंगल की आंतरिक संरचना की गहराई से अध्ययन करने वाला पहला बाहरी अंतरिक्ष रोबोट एक्सप्लोरर होगा। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। वित्तीय गोपनीयता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये आपका टैक्स जस्टिस नेटवर्क द्वारा, किसके द्वारा, टैक्स जस्टिस नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। वित्तीय गोपनीयता सूचकांक टैक्स जस्टिस नेटवर्क द्वारा लॉन्च किया गया है। ये एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। टैक्स जस्टिस नेटवर्क द्वारा वर्ष 2009 से प्रत्येक 2 वर्ष वित्तीय गोपनीयता सूचकांक विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं, अधिकार क्षेत्रों, 4 व्यापक आयामों तथा 15 प्रमुख संकेतकों के आधार पर उन्हें रैंकिंग प्रदान किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। सितंबर 2021 में किस स्पेस एजेंसी ने लैंडसैट 9 सैटेलाइट लॉन्च किया है, ये किया है नासा ने। किसने, नासा ने। अमेरिकी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने भारतीय समयानुसार 27 सितंबर 2021 को रात 11:41 पे ये शक्तिशाली सैटेलाइट लैंडसैट 9 लॉन्च किया है। इसके साथ 4 छोटे सैटेलाइट भी लॉन्च किए गए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, ये आपका किया गया था 1908 में। कब किया गया था, 1908 में किया गया था। यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं इसके डिटेल को। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में किसने, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, किंतु किंग्सफोर्ड बच गया। लेकिन दुर्भाग्यवश राष्ट्रीय आंदोलन की हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी व पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया, लेकिन खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके उन्हें फांसी दे दी गई। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। गदर क्रांति छिड़ने का तत्कालीन कारण क्या था, इसका कारण था प्रथम
प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। कौन सा प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना? 1914 ईस्वी में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झंझोर कर रख दिया। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में, इसके लिए एक मौका होना चाहिए। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारी और भारत के लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट एवं उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। दादा भाई नौरोजी अन्य किस नाम से जाने जाते थे? ये आप सबको पता होगा कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे इन्हें। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। गोखले ने कहा था, आदि मनुष्य में ही देवत्व है को वह दादा भाई में है। यानी कि ये जो शब्द है वो किसके लिए हो सकता है? दादा भाई के लिए हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये पूछ रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है। पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु में है, ये बिल्कुल सही है। भारतीय वन प्रणाली संस्थान देहरादून में, ये बिल्कुल सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये कलकत्ता में, ये गलत है। ये कहाँ पे हो जाएगा? भोपाल में हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछ रहा है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। लास्ट में दिया गया गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा में है, ये बिल्कुल सही है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान निफ्टेम की संस्थापना कहाँ की गई है? तो हरियाणा में की गई है। कहाँ की गई है? हरियाणा में की गई है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। साधारणतः भारत विश्व में कितने प्रतिशत चावल का उत्पादन करता है? तो ये 20% करता है। 30% कौन करता है? चाइना, वो पहले नंबर पे है। और दूसरे नंबर पे कौन है? भारत है 20% के साथ। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये पूछ रहा है कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। खाद्य एवं कृषि संगठन रोम इटली में है, ये बिल्कुल सही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन क्या लिखा है? अबादान नाइजीरिया में, ये बिल्कुल गलत है। ये स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। और आपसे यही पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा जो भी दिया गया वो सही है। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान वाशिंगटन डीसी में, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस में है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? लैगून झील नहीं है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पेरियार झील। पेरियार झील लैगून झील नहीं है, ये आपका है सो पेरियार नदी जलप्रपात पे, और ये कृत्रिम झील है। समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछले पानी की झीलें लैगून झील कहलाती है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। यहाँ पे ये डिटेल दिया गया कि कौन सा कहाँ पे है, तो आपका ये पेरियार के बारे में पता है, पेरियार झील पे है। अष्टमुंडी झील कहाँ है? केरल में है। चिल्का उड़ीसा में है। पुलिगट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के राज्यों की सीमा पर स्थित है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतरण पाया जाता है? तो आपका राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में, क्योंकि ये दिन की तुलना में बहुत ही अधिक, मतलब दिन की अपेक्षा में जो रात का तापमान होता है वो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। अब हम लोग देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन को। 26 में क्या है कि भूतकाल में भारतीय स्थलखंड का खिसकाव किस दिशा की ओर हुआ है? ये आप सबको पता होगा कि उत्तर दिशा की ओर हुआ है। यहाँ पे हम लोग इसके फुल डिटेल को देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका के अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थान के पिंड के रूप में जुड़े हुए थे। मध्यजीवी कल्प यानी 200 मिलियन वर्ष पूर्व में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर आ गया। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। यहाँ पे कथन ए और आर दिया गया है। दक्कन ट्रैप की रेगूर मिट्टी काली होती है, ये बिल्कुल सही है। और उसमें ह्यूमरस प्रचुर मात्रा में होता है, ये गलत है। यानी इस हिसाब से ए में दिया गया ए और आर दोनों सही, ये गलत हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु ये आपका गलत हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है, ये सी हो जाएगा आंसर। अब हम लोग देख लेते हैं इसके डिटेल को। रेगुर मिट्टी को आमतौर पर काली मिट्टी के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार की मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए
आदर्श है, यानी कपास का उत्पादन यहाँ पे अच्छे से हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है, यानी कि जो ऑप्शन दिया गया उसके हिसाब से शिवालिक पहाड़ियों के पात क्षेत्र हो जाएगा। अब हम लोग इसके डिटेल को देखते हैं। भारत में मृदा अपरदन के सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र क्रमशः यहाँ पे दिया गया है। चंबल एवं यमुना नदी को उत्खात भूमि के क्षेत्र में सबसे पहले, दूसरा में हिमालय की गिरिपदीय क्षेत्र यानी शिवालिक पहाड़ियों के पात क्षेत्र में, छोटा नागपुर पठार में, मालवा पठार में, महाराष्ट्र की काली मिट्टी क्षेत्र में, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के शुष्क क्षेत्र में। अब हम लोग देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन को। फसल चक्र आवश्यक है, ये आवश्यक है आपका मृदा की उर्वरकता शक्ति में वृद्धि करने के लिए, यानी कि मिट्टी का जो उर्वरा शक्ति है उसका वृद्धि करने के लिए ये जरूरी है। किसी संस्थान पर कई वर्षों तक लगातार एक ही फसल के बोने से वहाँ की जो मृदा होती है कुछ विशिष्ट पोषक तत्वों की उसमें कमी हो जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, तो वृहद हिमालय। सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, तो वृहत्तम हिमालय है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिव समुद्रम। सबसे पुराना कौन सा है, शिव समुद्रम। और ये कब किया गया था, 1902 में। भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र है, ये 1902 में बना था। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत की नवीनतम है, तो ये आपका हो जाएगा गोंडवाना। कौन सा है, गोंडवाना। देखिए चट्टान प्रणाली का क्रम इस प्रकार है, आर्कियन है सबसे पहले, फिर धारवाड़ है, फिर कुडप्पा है, फिर विंध्य है, फिर गोंडवाना, यानी सबसे लास्ट में गोंडवाना हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ये आपका हो जाएगा ये क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन सी, संसद के बाहर का व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है, किंतु 6 माह के अंदर उसे संसद की सदस्यता लेना अनिवार्य है। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि ये किसी भी संसद का, यानी कि 6 माह के अंदर वो या तो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बन जाए प्रधानमंत्री बनने के बाद। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। 34 नंबर, अनुच्छेद 13 को संसद तथा राज्य विधान मंडल द्वारा निर्मित विधियों पर प्राथमिकता दी गई, यानी अनुच्छेद 13 को संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियों पर प्राथमिकता दी गई है। ये आपका आंसर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। किसके लिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं इसके डिटेल को। अनुच्छेद 13 के अनुसार संसद या राज्य विधानमंडल कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 के अंतर्गत, यानी कि मूल अधिकारों का, भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है, तो उसका 3 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन हो सकता हो या उसे कम किया जा सके, ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं। 35 नंबर में धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर आपको बताना है, तो ये आपका पहला हो जाएगा, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है, लेकिन जबकि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा डिटेल देख सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक को प्रमाणित कर सकता है, ना कि वित्त विधेयक को। अगला सवाल है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता है। यह आपका केशवानंद बनाम भारत संघ के द्वारा ये कहा गया है कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविदा के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है कि भारत में संविधान का निर्माण में निम्नलिखित में से किस देश के संविधान की सहायता नहीं ली गई है, तो ये आपका नहीं पूछा है, यानी कि पुर्तगाल का नहीं लिया गया। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, इन सब की सहायता ली गई है। संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान का दार्शनिक भाग यानी मौलिक अधिकार और राज्य के निदेशक तत्व अमेरिका और आयरलैंड से लिया गया। इसी प्रकार से यहाँ फुल डिटेल आप लोग देख लें कि कहाँ से क्या क्या लिया गया है। ये पॉलिटी का भाग है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ये आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। कब किया गया था, 1 अक्टूबर 1937 में, 1937 में किया गया था। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है कि संविधान में राज्यों के विशेष उपबंध में निम्नलिखित में से किस राज्य को शामिल नहीं किया गया, यानी कि ऊपर जो दिया गया सबको
शामिल किया गया है 39 नंबर क्वेश्चन में? सॉरी, सबको नहीं, यहाँ पे एक राज्य को शामिल नहीं किया गया पूछा है, तो यहाँ पे गोवा और आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है, उत्तर प्रदेश और बिहार को शामिल नहीं किया गया। इस हिसाब से एक से अधिक आंसर है, इसलिए ई हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग फुल डिटेल को देखते हैं। राज्यों के संदर्भ में संविधान के उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों पर जम्मू कश्मीर को छोड़कर समान रूप से लागू है। संविधान के भाग 21 के अंतर्गत कुछ राज्य से महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एवं कर्नाटक को संविधान की विशेष उपबंध में शामिल किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। आर.के. धर आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये आपका जून 1948 में किया गया था। ये भाषाई आधार के लिए किया गया था इसका स्थापना। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं? कितना नंबर? 41 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। यहाँ पे जो ए है, बाह्य आक्रमण के आधार पे ये बिल्कुल सही है, वित्तीय संकट के आधार पे ये भी बिल्कुल सही, यानी एक से अधिक हो जाएगा आंसर। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए मूल अधिकारों के विषय में कौन सा कथन सही है? ये पूछ रहा है 42 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे ये आपका जो डी दिया गया है, वे राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त अधिकार है, ये बिल्कुल सही है। अब हम लोग देख लेते हैं अगला सवाल को। सबसे विवादास्पद मौलिक अधिकार कौन सा है? तो आपका संपत्ति का अधिकार है, जिसे जोड़ा हटाया गया है 2-3 बार। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका हो जाएगा आपका एक से अधिक, क्योंकि इसकी प्राकृतिक न्याय योग नहीं है, इसकी प्रकृति न्याय योग नहीं है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना है। इस हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ सही पूछ रहा है। पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव की अंततोगत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बना था। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। कहाँ से? प्रशांत महासागर से होकर। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। महाद्वीपीय अलग कैसे हुए? महाद्वीप जो है वो अलग कैसे हुए? वो विवर्तनिकी क्रिया से हुए। विवर्तनिकी यानी प्लेट विवर्तनिकी एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो स्थल मंडल गति को बड़े पैमाने पर वर्णित करता है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो ये आपका 22 दिसंबर होता है। कब होता है? 22 दिसंबर होता है। 21 से 22 दिसंबर को शीत अनियांत के समय वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। इसके विपरीत 20 से 21 जून को ग्रीष्म अनियांत के समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। यानी कि ये उत्तरी गोलार्ध की बात हो रहा है। अगर आप दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो 20 से 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और 21-22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि यहाँ मौसम बिल्कुल अलग होता है। वलय क्रिया किसका परिणाम है? तो आपका क्या हो जाएगा? वलय क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल है। वलय क्रिया क्या है? पर्वत निर्माणकारी बल है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्षैतिज रूप से पर्वतों के निर्माण में सहायक संचलन बल को पर्वत निर्माणकारी संचलन कहा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है 49 नंबर। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र किसकी पुस्तक है जिसका लोकार्पण 28 सितंबर को उपराष्ट्रपति यानी कि कलराज मिश्र द्वारा, किसका? कलराज, राजस्थान के ये राज्यपाल हैं, तो इनका कलराज मिश्र की पुस्तक है। और संस्कृति और राष्ट्र लोकार्पण कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू करेंगे। माउंट एटना है, यानी माउंट एटना क्या है? एक ज्वालामुखी है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से ये सेल स्तरों में निक्षेपित है। कौन से? ये सेल स्तरों में निक्षेपित है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है कि किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा SGD अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था? कैलाश सत्यार्थी को। नोबेल पुरस्कार यानी शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को नियुक्त किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। यहाँ पे हम लोग डिटेल को देखते हैं। अग्नेय सेल का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से होता है। ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्मेटाइट, बॉसाल्ट आदि अग्नेय सेलों के उदाहरण है। अग्नेय चट्टानें स्थूल
परत रहित एवं जीवाश्म रहित होती हैं। अग्नि चट्टानों में रंध्र या छिद्र नहीं होते जैसे परतदार चट्टानों में होते। यह चट्टानें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। अब अगला सवाल है 54 नंबर। गुजरी महल किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था मान सिंह ने। किसने? मान सिंह ने। अब अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? यहाँ पे आपका ऑप्शन बलबन दिया गया, ये गुलाम वंश का था। इल्तुतमिश दिया गया, ये भी गुलाम वंश का था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिया गया, ये भी गुलाम वंश का था। और आराम शाह दिया गया, ये भी गुलाम वंश का था। यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा था कि कौन सा गुलाम वंश से नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, तो उनका पति का नाम क्या है? राणा रतन सिंह। क्या है? राणा रतन सिंह। इसका डिटेल देखते हैं कि वर्ष 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित काव्य राणा पुस्तक में पद्मावत में इस कहानी का उल्लेख मिलता है। इस काव्य के अनुसार राणा रतन सिंह की पत्नी अत्यंत सुंदर और विदुषी महिला थी। संभवतः इसी कहानी के आधार पर मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति वर्जित की थी? 57 नंबर क्वेश्चन है। ये भू राजस्व के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? भू राजस्व के क्षेत्र में। अगला सवाल है, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई? ये कहा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, MBT द्वारा। ये अच्छा शासक था, लेकिन ये जो भी करता था उसमें सब कुछ उल्टा हो जाता था। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रियला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया है। मोहम्मद तुगलक धार्मिक रूप से सहिष्णु था। उसने जैन विद्वान एवं संत जिन प्रभु सूरी को अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदू त्योहारों में भाग लिया था। सन 1351 में मृत्यु हो गई, जिसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से, प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। 59 नंबर। ऋग्वेद में कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसमें 10 मंडल हैं, आप लोगों को ये पता होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन का आरंभ कब हुआ? तो आपका मध्य पाषाण काल से आरंभ हो चुका था। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत में मध्य पाषाण कालीन हड्डी के उपकरण तथा आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये महदहा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महदहा से प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। हनुमान तथा राम के भेंट का वर्णन रामायण के किस कांड में किया गया है? तो किष्किंधा कांड में किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। ऋग्वेद के किस देवता को ऋतस्य गोपा कहा जाता था? तो आपका वरुण देव को। किसे? वरुण देव को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि नवपाषाण युगीन भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सॉरी दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नवपाषाण युगीन भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। और हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय किस राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? इसका आंसर हो जाएगा मशक। कहाँ का? मशक। सिकंदर के आक्रमण के समय भारतीय सीमांत गणराज्य अश्वक की स्त्रियों ने युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुषों के मारे जाने के बाद स्वयं अस्त्र धारण कर लिया था। यहाँ पे सही। अब हम लोग अगले सवाल को 65 नंबर क्वेश्चन, और अभी इस पार्ट में आपका 65 क्वेश्चन कराया गया, अगले पार्ट में कराया जाएगा। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।